तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग क्लास आई वांट टू कन्वे अ मैसेज। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने ऐसे चैप्टर का 3-3 चैप्टर का मैंने टेस्ट अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। फ्राइडे के फ्राइडे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। फ्राइडे के फ्राइडे आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट रिटन फॉर्मेट में होगा, जिससे कि आपके स्कूल में जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ही आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो मैं टेस्ट का डिस्कशन भी देखूंगा कैसे करना है ना, वो मैं निष्कल जी के साथ बात कर लूंगा। फ्राइडे के फ्राइडे आपका टेस्ट है, ठीक है। सभी लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आपका काम बनता है कि आप मुझे, है ना, जैसे सपोज दैट आपको टेस्ट मिल गया, जब भी आपको टेस्ट दे निष्कल जी आपको कन्वे कर देंगे जो भी मैसेज है ना। तो टेस्ट दे करके आपको टेस्ट अपलोड करना है, ठीक है। वो निष्कल जी को आपको दे देना है, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक, राइट। और ये बताओ, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मैंने आपसे, आपका कहना है कि मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था, है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा पहले आप ये बताओ कि किसी को कोई दिक्कत, अच्छा एक चीज और बताना कि ये बायोमोलिक्यूल है क्या आपके टर्म टू में, नहीं है ना। सर चैप्टर 10 से है सर इस बार। सेल साइकिल से है, ये सेल यूनिट भी नहीं है। नहीं सर, मेरा तो कट गया सर, मेरे को पूछा था मैंने। सब लोग बताओ अच्छा जल्दी से, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग कह रहे थे सेल स्ट्रक्चर भी है। जल्दी जल्दी बताओ। आयुषी, अर्पित। सर मेरा तो नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। सूरत, आयुषी। सर सेल स्ट्रक्चर नहीं है। सेल स्ट्रक्चर नहीं है, सेल साइकिल से है। यस सर। ठीक है, आयुषी आप भी बता दो जल्दी से, हम लोग सेल साइकिल से रिवीजन कर लेंगे। सर मैंने सेल साइकिल रिवाइज किया सर, स्ट्रक्चर तो इसलिए किया ही नहीं सर, वो आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, अब देखो, तो नेक्स्ट जो भी यहाँ से अगले 3 चैप्टर होंगे उनका मैं टेस्ट बनाऊंगा। मतलब सेल साइकिल का मैं बना दूंगा फिर, ठीक है। अगला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक। 3 जो चैप्टर होंगे इनका मैं टेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और सेल साइकिल, है ना। इन 3 चैप्टर का नेक्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे से पहले, है ना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और टेस्ट होगा, आपको फ्राइडे से पहले सबमिट करना होगा, ठीक सर है। सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव होगा बेटा, हाँ बोलिए सूरत। सर मेरा भी प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट करने वाला था सर, क्या आप पहले प्लांट फिजियोलॉजी का कर सकते हैं प्लीज सर रिवीजन। अच्छा, कब से टेस्ट होने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी का। सर मैं 7th को है। 7th को है, अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत थोड़ा सा छोटा चैप्टर है ना, ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं। और सेल फिजियोलॉजी हम इसे यही करेंगे, ट्रांसपोर्ट, ये प्लांट फिजियोलॉजी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से स्टार्ट कर देते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सर मुझे इस चैप्टर से डाउट है। किस वाले में। सर इसी में सेल साइकिल। सेल साइकिल वाले में डाउट है, हाँ डाउट पूछो, मैं डाउट प्लांट को और पहले। मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हो गया है कौन सा डिलीट हो गया। सर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट कर दिया, सबके में डिलीट कर दिया गया। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर मेरे में भी होगा सर डिलीट। आयुषी आपका, बोलो बेटा। आयुषी। सर हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन भी हटा दिया। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो मतलब टेस्ट ऐसे लेंगे क्या यार, क्या क्या लेंगे, क्या फिर पूछेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा सर वो मतलब CBSE की तरफ से डिलीट हो गया था इस बार टर्म में। यस अच्छा सर। ठीक है, बताना मिनरल, एक तो मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट कर दिया, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। सर और कौन सा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी हटा दिया। ट्रांसपोर्ट इन, अच्छा हाँ वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी हटा दिया। यस सर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है, और क्या बचा फिर। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर 16। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया, और बताओ। सर बस इतना ही। ये 3 चैप्टर हटा दिए, फिर तो यार कुछ बचा ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, फिर सेल साइकिल बच रहा है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो एक बात है मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो मैं टेस्ट लूंगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का लूंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, और ये 2 चैप्टर कर लूँ, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का। तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, रुको मुझे ओपन कर दो, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कराया मैंने, इसका करा दिया मैंने, मेरी लिस्ट वालों को कराया होगा, मंडे वेस्डे वालों को पक्का। सर वो फोटोसिंथेसिस, डाउट था सर एक। बोलो बोलो, किसमें डाउट, किस वाले चैप्टर में। सर सेल साइकिल एंड डिवीजन में। चलो वही खोल लेता हूँ, पहले बताओ आप पे डाउट है। सर मेरे को ये पूछना था कि सर जो G1S चेक पॉइंट पे सर जो प्रोटीन होता है, सर वो G2S चेक पॉइंट पे भी सर वही प्रोटीन होता है सर, वो सेम होता है CD के प्रोटीन। सीडी, हाँ सीडी के, हाँ सीडी के, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
ये एक तो ये हो गया है ना, ये 2 चेक पॉइंट हो गए। एक ये देखो G2M चेक पॉइंट है ना, ABCD के, है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। वो सेम होता है ना दोनों चेक पॉइंट्स पे? नहीं, दोनों में सेम होता है, प्रोटीन सेम होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। सर एक और डाउट था बताओ। सर, मेरे से स्कूल के टेस्ट में सर एक क्वेश्चन आया था कि एम फेज इज आल्सो कॉल्ड, तो सर उसमें सर एक मेटियोटिस फेज था, एक मेटियोटिक था और मियोसिस और नन ऑफ द अबव। तो सर मैंने वो किया था इसका ऑप्शन, मुझे बता, M phase is also called मेटियोसिस फेज, मेटियोटिक, मियोसिस या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव। हाँ, चार ऑप्शन थे। माइटोटिक फेज। M फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं वैसे। सर माइटोसिस फेज नहीं होगा उससे? माइटोटिक, वही मतलब उसका वही होता है। ओके। हाँ, देखो लिखा भी ना यहाँ पे माइटोसिस, है ना, तो माइटोटिक बोलते हैं। माइटोटिक का मतलब हुआ माइटोसिस, द डिवीजन बाय माइटोसिस कॉल्ड माइटोटिक, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब देखो माइटोसिस तो एक प्रोसेस हो गई, मियोसिस और माइटोसिस तो एक प्रोसेस हो गई, समझ गए ना, है ना। तो फेज को हमने कहा माइटोटिक, ठीक है, ऐसा है। ओके। और बताओ। देखिए बाकी प्लांट फिजियोलॉजी के बाद में इनका एग्जाम है, तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी पहले करा देता हूँ। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ये वाला चैप्टर भी रिवीजन करा ही दूंगा, कुछ ऐसे इसमें ज्यादा बचा नहीं है, खास है नहीं, फिर भी मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। और किसी को डाउट? सूरत, आयुषी, बाकी लोगों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तुम्हारा हो गया अर्पित? यस सर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर प्लांट फिजियोलॉजी। देखो चलो फिर प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले आप कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस आपका आ रहा है, तो यहीं से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यहीं से मामला स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले यहाँ पे लाइट रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी भी खोल लेता हूँ आपके साथ साथ, और आप मुझसे पूछते जाएंगे। तो ये सब चैप्टर तो आपको पता नहीं हो गया। यस, देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है ही, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, फोटो सिस्टम। तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, तो जिनको पीएस बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम। तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम में आप समझते जाइएगा, जहां पे आपको डाउट हो आप मेरे से साथ साथ डाउट भी पूछते जाइएगा। एनसीईआरटी में कोई लाइन ना समझ में आए तो वो भी हूबहू आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट रिवीजन के बाद आपको 100% आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये पिगमेंट सिस्टम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने देखो पढ़ा हुआ था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम है, ये पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं ये इसकी मेम्ब्रेन पे। ये क्या है? तो ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर को तो आप ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपकी ग्रेना। और ग्रेना में ये जो छोटे छोटे आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को आप थैलाकॉइड कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये पूरा थैलाकॉइड है ना। थैलाकॉइड में देखो मैंने आपसे ये बताया कि यहाँ पे दो तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, हमने ये पढ़ा, एक PS1 और PS2, है ना। तो यहाँ पर जो PS1 होते हैं वो पाए जाते हैं उन पार्ट में जो बाहर की तरफ होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। और जो PS2 होते हैं वो पाए जाते हैं जहां पर जो दो थाइलाकॉइड के बीच में दबे हुए पार्ट होते हैं, उनको हम लोग ऑप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। तो ये इनकी लोकेशन होगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पर जो PS1 की अगर आप देखेंगे, ये देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट, है ना, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है आपका। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पाया जा रहा है? PS1 पाया जा रहा है नॉन ऑप्रेस्ड पार्ट, है ना। और यहीं पर आप देखोगे ये फोटो सिस्टम 1 नॉन ऑप्रेस्ड पार्ट में, फोटो सिस्टम सेकंड देखोगे ये दोनों ऑप्रेस्ड वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेम्ब्रेन है, एज यूजुअल जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन वैसी है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर से बनी हुई मेम्ब्रेन है, और इसके बीच बीच में प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं दबे हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गए फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के साथ में ही यहाँ पे देखेंगे जहां जहां फोटो सिस्टम सेकंड है, वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, OEC कहते हैं इसको, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स।
ये OEC यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। काम क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। ये दोनों ही फोटो सिस्टम जो होते हैं PS1 और PS2, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही यहाँ पर रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल यहाँ मेन नहीं है, मेन मॉलिक्यूल कौन है लाइट रिएक्शन में, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटो सिस्टम, राइट। अब फोटो सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, फोटो सिस्टम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए, राइट। फोटो सिस्टम समझ में आया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम समझ में आया क्या होता है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो फोटोलिसिस कहाँ पे होती है, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक कहाँ होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल यही ब्रेक होंगे जहां पर फोटोलिसिस होती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो PS2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हम इस प्रोसेस को कहते क्या है, इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, वो ब्रेक होता है 2H पॉजिटिव, है ना, 2H पॉजिटिव और प्लस O2, इन दो चीजों में ब्रेक होता है, राइट। H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के दो चीजों को इवॉल्व करता है, हम इसको फोटोलिसिस कहते हैं। आप देखो दूसरी हेडिंग में आ जाते हैं। अगला हमारा हेडिंग है फोटो सिस्टम क्या होता है। तो अभी तो हमने बोला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, अब फोटो सिस्टम PS1 और PS2 समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ये एक डायग्राम है, ये फोटो सिस्टम का डायग्राम है ना। तो फोटो सिस्टम में यहाँ पर बीच में एक मेन मॉलिक्यूल होता है जिसको आप रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है ना। चारों तरफ इसके छोटे छोटे और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल है। तो जैसे इनको हम एंटीना पिगमेंट बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया कैरोटीनॉइड, है ना। तो कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट हो गया। ये जो रिएक्शन सेंटर होता है, यही ये मेन एनर्जी सेंटर होता है, यहीं से एनर्जी इवॉल्व होती है ना। लेकिन ये जो छोटे छोटे बाहर की तरफ है एंटीना पिगमेंट, ये सैटेलाइट की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, छोटी छोटी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पूरी एनर्जी को चारों तरफ से एब्जॉर्ब करके, जैसे देखो इसने एब्जॉर्ब किया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और फाइनली ये सब अपनी एनर्जी को धीरे धीरे चारों तरफ से कलेक्ट करके रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर करते हैं। अब ये हमारा रिएक्शन सेंटर क्या करता है, रिएक्शन सेंटर क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना। हमने अभी देखा, देखो यहाँ पे जो PS1 है, ये नॉन ऑपरेस पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पर मोर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ज्यादा पाए जाते हैं क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में, और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फोटो सेंटर जो होता है ना, तो यहाँ पर फोटो सेंटर और क्या क्या होता है, फोटो सेंटर प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। देखो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, और ये हो गया रिएक्शन सेंटर। अब क्या होता है, क्लोरोफिल जो ए मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे P700 इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का नाम है ना। और क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड पाया जाता है। ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है, जो फोटो सिस्टम वन होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है ना। दोनों ही रिएक्शन में आपने देखा होगा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ही करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो फोटो सिस्टम होता है, ये 200 से लेकर के 400 मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। ये है PS1, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। ठीक, पूछते जाएगा, जिसको कहीं पे डाउट हो पूछते जाएगा। तो ये था हमारा PS1। अब आते हैं PS2 में। अब देखो PS2 एज यूजुअल वही सेम, अप्रेस पार्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ना। क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड आर हायर इन नंबर, है ना। PS2 में कैरोटीनॉइड ज्यादा नंबर में होते हैं। फोटो सेंटर अब किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक तो फोटो सेंटर होता है, दूसरा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, तीसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। एक तो फोटो सेंटर हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब वो सैटेलाइट मॉलिक्यूल, और अब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करता क्या है, OEC। तो ये मैग्नीशियम का बना होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं भाई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलने के पीछे रीजन क्या है, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में, लिसिस मींस ब्रेक डाउन होता है, और वाटर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, है ना। अब देखो यहाँ पर जिसका जो फोटो सेंटर होता है, ये एक डाइमर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डाइमर से मिलकर बना होता है, मतलब एक जोड़े क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को रिसीव करते हैं, P680 को रिसीव करने का काम करते हैं। इसीलिए फोटो सिस्टम सेकंड को आप P680 के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है,
वो याद रखिएगा मैंगनीज से मिलकर के बना होता है, कैल्शियम से मिलकर बना होता है और क्लोराइड से मिलकर के बना होता है। 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का ही होता है ना? ये वाटर को मॉलिक्यूल को ब्रेक करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है, जो पीएच सेकंड है, वो पाया जाता है एप्रेस्ड पार्ट में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, वो थैलाक्वाइड के ऑप्रेस वाले पार्ट में ब्रेक होते हैं। देखो, तो हमें ये पता है कि सपोज दैट ये एक थैलाक्वाइड हो गया, है ना? दूसरा एक ये थैलाक्वाइड हो गया, है ना? तो यहाँ पर जो ऑप्रेस वाला पार्ट होता है, इसके बीच में जो पार्ट है, ऑप्रेस वाला पार्ट, है ना? तो इस ऑप्रेस पार्ट में यहाँ पर, इस पॉइंट पे, ये सब ऑप्रेस वाले पार्ट होते हैं। इन्हीं ऑप्रेस वाले पार्ट में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन और ये हो गया 2H पॉजिटिव, है ना? तो यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होती है, वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होती है, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कुल मिलाकर के वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ना? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है, देख लेते हैं इस बात को। पहले मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल। तो देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का ये मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट का सॉरी स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर आउटर और इनर ये 2 मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती हैं, है ना? इन मेम्ब्रेन के अंदर माना जाता है ये तीसरा मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो थर्ड, जिसे थैलाकॉइड मिलकर के बने होते हैं। और मैंने आपको बताया ये रेड रेड वाले पार्ट जो ऑप्रेस वाले पार्ट है, बस यहीं पर इसमें ये सॉरी ये ब्लू ब्लू वाले जो पार्ट है, यहीं पर इसमें क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ना? तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने का काम स्टार्ट होता है। देखिए, P680 जो होता है, पीएच सेकंड होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना? और प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इनकी मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद प्रोटीन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो इस ट्रांसफर के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, है ना? देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है। देखो, अब ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरह से चलती है, ये हम लोग देखिए इधर। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है। ये हमारी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ये दोनों में पार्टिसिपेट कर सॉरी जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ट्रांसपोर्ट करता है, नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करता है। इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम लोग जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, है ना? अब देखो, यहाँ पर क्या है, ये लाइट रिएक्शन भी इसी को कहते हैं, हिल रिएक्शन भी इसी को कहा जाता है, समझिए। P680 में यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है और ये देखो ऊपर आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा। लाइट चारों तरफ से पड़ती है और चारों तरफ से एनर्जी एक्यूमुलेट होकर के फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाती है ना? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ना? हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं P680, है ना? तो P680 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो जंप करते हैं, मतलब इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाते हैं फियोफाइटिन के पास में, फिर हमने वो पढ़ा हुआ है प्लास्टोक्यूनिन के पास में जाते हैं, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में आते हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस जब लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं क्या है? इस प्रोसेस को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस की, वो एटीपी की सिंथेसिस होना। देखो, तो यहाँ पर एटीपी बनती है। ये जो एटीपी बनती है, इसका यूज कहाँ पे होता है? केल्विन साइकिल, मतलब कि जो C3 साइकिल चलती है, उस C3 साइकिल में इस एटीपी का यूज हो जाता है। अब इसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से अब ये प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है। प्लास्टोक्यूनिन पीसी क्या करता है, ये दे देता है P700 को। P700 रिएक्शन सेंटर है, इससे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके P700 के पास पहुंचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन P700 के पास पहुंच गए, है ना,
तो अब P700 से इलेक्ट्रॉन आते हैं कहां पर, अब देखो यहाँ पर साथ में नीचे की तरफ, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, जेड स्कीम क्यों कहते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन P700 के पास पहुंचता है तो P700 ऑलरेडी चारों तरफ से एनर्जी को एक्यूमुलेट कर चुका होता है और फिर से इस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दे देता है। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल पे, फिर ये जाता है एक स्पेशल मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में, फिर फिलोक्यूनिन के पास जाता है, फिर एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जिसको FeS बोलते हैं उसके पास जाता है, फिर रिडॉक्सिन FD के पास जाता है, उससे फ्लेवोप्रोटीन में, फ्लेवर प्रोटीन से फाइनली NADPH, है ना। तो क्या होता है NAD+, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल जो एक्सेप्टर होता है वो NAD+ होता है। NAD+ जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NADPH बना लेता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि 1 NADPH इज इक्वल टू 3 ATP होता है ना। ये NADPH जो बना, मुझे बात को, यहाँ पे जो NADPH बना कहाँ जाएगा, ये भी C3 साइकिल में जाएगा, और इधर से जो ATP बनी ये भी कहाँ जाएगा, C3 साइकिल में जाएगा। तो कुल मिलाकर के लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसी एनर्जी की वजह से केल्विन साइकिल ऑपरेट हो पाता है, C3 साइकिल ऑपरेट हो पाता है। मतलब कि C3 साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, लाइट रिएक्शन है। तो इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो C3 साइकिल को आप क्या बोलते हैं, यू कॉल इट डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, राइट, दिस इज डार्क रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर ये प्लास्टोसाइनिन है ना। यहाँ पर ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसकी जो ल्यूमेन होती है, इसकी ल्यूमेन में चलता है क्या, C3 साइकिल, और बाहर की तरफ क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखिए, जिसको कोई भी डाउट पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में से एक आना ऑलमोस्ट आप मानो कि पूछा ही जाता है, तो रेयर केस होता है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, और ज्यादा चांसेस होते हैं नॉन साइक्लिक पूछने के, जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक के फॉर्म में। अगर ये सिर्फ पूछा जाएगा ड्रॉ करने के लिए तो 3 मार्कर क्वेश्चन होगा, और मेनली 3 मार्कर में ही आता है, चाहे साइक्लिक है चाहे नॉन साइक्लिक। बताओ भाई, सबको क्लियर है, सब लोग देखो, और कोई डाउट हो पूछो पहले। आयुषु, सूरत, अर्पित, सब लोग देखिए, यस सर। क्लियर है सबको, ठीक। तो नॉन साइक्लिक है, याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा सर लो। बस ये बता दो सर, इसको P680 क्यों बोलते हैं एक बार ये? एक्चुअली क्या, ये जो लाइट, जो वेवलेंथ है ना, जिस लाइट को ये रिसीव करता है, Yes, sir. P700 का मतलब ये उस वेवलेंथ की पर्टिकुलर लाइट को रिसीव करता है ना। P650 का मतलब उस वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे इसका नाम पड़ा, समझ ओके, आया। ठीक है ठीक है। अब देखो, आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, है ना। तो साइक्लिक वाली समझ लेते हैं। साइक्लिक वाली में देखो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है। तो क्या होता है, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है वो कौन है, NADP है, NADP+, है ना, दैट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP+। ठीक है, आप NADP जो प्लस होता है जब मौजूद नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला कोई मौजूद नहीं है, क्या करेगा, अब जब इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला ही नहीं तो क्या करेगा, वो बेचारा घर अपने वापस आ जाएगा, है ना। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। अब देखो क्या होता है, P700 से, समझते आइए, P700 से इलेक्ट्रॉन गया, है ना, और इलेक्ट्रॉन गया किसके पास में, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से क्या हुआ, फेरिडॉक्सिन के पास में गया, FD, है ना। आप फेरिडॉक्सिन के पास में क्या हुआ, जब यहाँ पे गया तो इसने देखा कि अरे फेरिडॉक्सिन के बाद क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये देखो अभी हमने पढ़ा पिछले वाले में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, नॉन साइक्लिक में, देखो यहाँ पर जब ये इसके पास गया फेरिडॉक्सिन के पास में, तो फेरिडॉक्सिन के बाद फ्लेवोप्रोटीन और NADPH के पास चला गया, लेकिन जब इसके पास नहीं जा पाएगा, जब ये यहाँ पे NADPH है ही नहीं, तो अब ये करेगा, अब क्या होगा, फेरिडॉक्सिन से ये वापस आ जाएगा, आगे NADPH नहीं होगा, तो फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनिन के पास में आ जाएगा। जब फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनिन के पास में आएगा तो यहाँ पर ADP से ATP की सिंथेसिस होगी,
है ना। इस प्रोसेस को जिसपे एनर्जी बनती है, एटीपी बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। और लाइट की प्रेजेंस में जब बनता है फॉस्फोराइलेशन, और लाइट की प्रेजेंस में जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है। फिर रिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनिन पे आया, प्लास्टोक्यूनिन से आया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस हुई, फिर से एडीपी से एटीपी बनता है ना। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आकर के प्लास्टोसाइनिन में आता है, प्लास्टोसाइनिन से आकर के फिर कहाँ पे आता है? फिर भी आ जाता है यहाँ पे P700 पे आ जाता है, P700 पे वापस इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है ना। तो ये होता है यहाँ पे, यहीं से चला था इलेक्ट्रॉन, यहीं वापस आ गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। कब होता है? जब NADPH नहीं होता, या जब डार्क रिएक्शन नहीं चल रही होती है ना। NADPH की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, डार्क रिएक्शन नहीं चल रही हो, तब ये प्रोसेस हो। ठीक भाई, एनसीईआरटी भी साथ साथ देखते आइए। यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चलने से जो एटीपी बनने की प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी या कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस, है ना। इसको माइकल ने दिया था 1961 में। अब देखो, आप देख पा रहे हैं ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन। देखो ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये फोटो सिस्टम सेकंड आपका लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स करती हैं, आर पार करती हैं, जिनको आप क्या कहते हो? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये कौन कौन सी है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है B6F जिसको कहा, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। फोटो सिस्टम 1 ये भी इंट्रिंसिक है। और NADP प्लस रिडक्टेज ये भी एक एंजाइम, ये भी ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो बाहर की सिर्फ सरफेस पे चिपकी हुई, आर पार, ये कौन है? प्लास्टोक्यूनिन हो गई, प्लास्टोसाइनिन हो गई, फेरिडॉक्सिन हो गई। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे पाए जाते हैं, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स या आर पार नहीं करते। कीमोसिंथेटिक थ्योरी क्या है? इस थ्योरी में क्या है कि हाइड्रोजन, ये थ्योरी ये कहती है कि एटीपी क्यों बनता है, ये बताती है कि मेम्ब्रेन में आखिर एटीपी फोटोसिंथेसिस में बनता कैसे। अब देखो ऊपर की तरफ देखेंगे, है ना, ये बाहर की तरफ क्लोरोप्लास्ट में, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला मैट्रिक्स है। तो बाहर की तरफ जो मटेरियल है भाई साहब, ये क्या है? ये बेसिकली आपका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स। और अंदर की तरफ आप देखेंगे, अंदर की तरफ ये ल्यूमेन वाला स्पेस है, ल्यूमेन स्पेस। अब क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के अब क्या होता है? यहाँ से लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से अब जाते हैं प्लास्टोक्यूनिन के पास में। प्लास्टोक्यूनिन ये मेम्ब्रेन में, लिपिड मेम्ब्रेन में इधर से उधर ट्रेवल कर सकता है। प्लास्टोक्यूनिन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है कहाँ पे? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है और यहाँ से पास होता है, तो इसके बदले में 2 हाइड्रोजन आयन ऊपर से, कहाँ से? क्लोरोप्लाज्म से, क्लोरो या यूं कहें कि मैट्रिक्स से अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ था तो हाइड्रोजन आयन बने थे, है ना, 2 हाइड्रोजन आयन और हो गए। इसके बाद फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 से कहाँ जाएगा? फेरिडॉक्सिन में जाएगा। फेरिडॉक्सिन से फिर कहाँ जाएगा? NADP रिडक्टेज में, और फाइनली NADPH इसको ले लेगी। अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है मेम्ब्रेन में, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चलने की वजह से हाइड्रोजन आयन बाहर से ल्यूमेन में अंदर की तरफ पंप इन कर दिए, है ना। तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि बाहर की तरफ लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। देखिए, ये देखिए रिजल्टेंट क्या है, ये देखो बाहर की तरफ लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और अंदर की तरफ हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये एक बैरियर, ये एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है ना। अब क्या है?
हाइड्रोजन आयन लीक करना स्टार्ट करते हैं। कहां से लीक करते हैं? एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है, इससे हाइड्रोजन आयन लीक करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन लीक करने लगते हैं तो हाइड्रोजन आयन के लीकेज की वजह से, है ना, और पूरी मेम्ब्रेन में किसी प्रोटीन से कहीं से हाइड्रोजन आयन लीक नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आयन जब लीक करता है तो एटीपी सिंथेज एंजाइम से लीक करता है ना, कहां से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से। जब हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं तो उस समय एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है जिसकी वजह से एटीपी बन रही है। मैंने जैसे बताया था एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों ही केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में यूटिलाइज हो जाती है, वहां पे का यूज होता है। बताए भाई, चेक कीजिए कीमोस्मोटिक थ्योरी, ये भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चेक कीजिए। चेक कीजिए एनसीईआरटी में और मुझे बताइए। सर हमें कितना टाइम मिलेगा टेस्ट के लिए? हाँ बेटा, हमें टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा? वो जितना एग्जाम का ड्यूरेशन होगा बस उतना टाइम मिलेगा। ओके। देखो भाई, चेक करिए एक बारी, गो थ्रू विद योर एनसीईआरटी, साथ साथ एनसीईआरटी चेक करते जाओ, है ना, कुछ रह ना जाए आपका। एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी होगी, एनसीईआरटी पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करनी, है ना। तो हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगी, नीट के लिए भी आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए तो हो ही जाएगी। चेक करके बताइए भाई, आप बोलेंगे तब फिर मैं आगे चलूंगा। सूरज चेक करो बेटा, आयुषी आप भी चेक करो। यस सर पढ़ लिया। डन, ठीक है। सूरज आयुषी, सूरज आयुषी Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों में इंपॉर्टेंट पार्ट आप लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और कीमोसिंथेटिक थ्योरी, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। 5 मार्कर 3 मार्कर दोनों में आ सकती है ये वाली। अब देखो भाई, अब आ जाते हैं केल्विन साइकिल या C3 पाथ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो हमने पढ़ा, कीमोसिंथेटिक थ्योरी पढ़ी, वो सब क्या था? वो लाइट रिएक्शन का पार्ट। केल्विन साइकिल या C3 पाथवे ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है। अब देखो यहां पर क्या है कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब वहां पर जो एटीपी बनी थी और एनएडीपी बना था, उन दोनों का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो, दोनों यहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे यूज कर ली जाएंगे।
और चीज क्या होगी, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, ये एटीपी से एडीपी बना, मतलब खर्च हो गई। ये सब जो एनएडीपीएच, ये आप देख पा रहे होंगे, देखो ये देखो, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो है ना, ये एटीपी से एडीपी बना, ये एनएडीएच यूज हो गया है ना, ये सब जगह जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, ये सब कहाँ से आया, ये सब लाइट रिएक्शन से आया। तो लाइट रिएक्शन अगर ना चले तो डार्क रिएक्शन चल ही नहीं सकती। तो लाइट रिएक्शन क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, उससे बदले में इलेक्ट्रॉन निकलना, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन का मूव होना, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से क्या होना, एटीपी की सिंथेसिस और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। डार्क रिएक्शन क्या है, एटीपी एनएडीपीएच जो मिला हुआ है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन से, उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके उसे ग्लूकोज बनाना, दैट इज डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको चलने के लिए लाइट की जरूरत नहीं, लेकिन लाइट रिएक्शन उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बिना लाइट नहीं चल सकती। तो डार्क रिएक्शन तो लाइट हो चाहे ना हो, दोनों कंडीशन में चलेगी, लेकिन लाइट रिएक्शन तभी चलेगी जब लाइट होगी। ठीक है, अब देखो ये केल्विन साइकिल, C3 पाथवे समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर ली गई है, स्टोमेटा ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ऑक्सीजन रिलीज करने के बदले CO2 लिया है। अब CO2 को एक रिसीव करने वाला यहाँ पे एक रिसीवर है, वो कौन है, वो है भाई साहब आरयूबीपी है ना। तो यहाँ पर आरयूबीपी जो है ये CO2 को रिसीव करता है। अब देखो आरयूबीपी 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आरयूबीपी 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, 5C कंपाउंड। एक कार्बन का एटम कहां पे आ गया, एक कार्बन का एटम आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, कितने हो गए, 6 कार्बन के एटम हो गए। तो ये दोनों मिल करके एक एंजाइम की प्रेजेंस में आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म इसका रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, फिर 6 कार्बन के जो सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, एटम, 6 कार्बन के एटम मिलते हैं, और ये 6 कार्बन के एटम 3-3 में ब्रेक हो जाते हैं, तो 2 3C कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों मिलकर के फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम पीजीए कहते हैं, है ना। ये प्रोसेस जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया गया, उस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के केल्विन साइकिल 3 हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब क्या हुआ, पहला कंपाउंड है ये 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को, केल्विन साइकिल को, जो कि केल्विन मेल्विन ने खोजी थी, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये पहला स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब क्या है, यहां पर जो फॉस्फोग्लिसरेट है, ये फॉस्फोग्लिसरेट अब यहां से 2 एटीपी खर्च होती हैं और 2 एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 एटीपी से 2 एडीपी बनता है, और 2 एनएडीपी से 2 एनएडीपी प्लस बनता है, मतलब दोनों ही पॉइंट पे एनर्जी खर्च हुई। एनर्जी खर्च हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन हो जाता है, और मतलब कि हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो जाएगा, देखिए तो इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद ये फिर 3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल बनाती है, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाती है, इनको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 ग्लिसरेट 3 फॉस्फो या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। तो सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो G3P बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल बने किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो G3P के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। हमने इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा, ठीक है। तो यहाँ पर G3P बना। अब देखो यहाँ पर क्या है, टोटल 6 कार्बन यहां तक आ गए। अब इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला है एक कार्बन जो इसने लिया होगा, ये ग्लूकोज को डोनेट कर देगा, है ना। तो 6 कार्बन में से 6 कार्बन में से एक कार्बन क्या हुआ, रह गया, है ना। तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन में से एक ही कार्बन बचा, राइट। तो जब 6 कार्बन में से एक ही कार्बन बचा, ठीक, तो एक कार्बन चला गया तो 5 ही कार्बन बचे। अब ये 5 कार्बन क्या, तो अब 5 कार्बन मिलकर के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ रेबुलोज बाइफॉस्फेट। ये दोबारा से बन गया, यहाँ पे क्या था, रेबुलोज बाइफॉस्फेट और रेबुलोज फॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से रेबुलोज, इसको क्या हुआ, तो दोबारा से इसने कार्बन, इसका काम क्या था, सिंपल इसका काम था, इसने कार्बन का एटम लिया और ग्लूकोज को दे दिया। कहां से लिया, कार्बोलोज बाइफॉस्फेट ने क्या किया, कार्बन का एटम लिया और कार्बन का एटम लेके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज को दे दिया, और अपना दोबारा क्या होगा, रीजनरेट हो गया, फिर से फॉर्मेशन हो गया। तो दोबारा लेबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं। तो यार देखो एक कार्बन दे दिया और एक 5C कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे रेबुलोज फॉस्फेट। अब रेबुलोज फॉस्फेट फिर से एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, और एटीपी एनर्जी तो खर्च होती ही होती है,
इस एटीपी से निकला एक फॉस्फेट वो भी ले लेता है और क्या बन जाता है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से ये साइकिल पूरा चलता रहता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए देखो C6H12O6, तो कितने 6 चाहिए, C चाहिए, 6 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 6 कार्बन के एटम को ऐड करने के लिए 6 बार C3 साइकिल बनती है। तो कुल मिलाकर के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 बार केल्विन साइकिल चलती है। दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। देखिए, चेक करिए और जहां डाउट हो पूछिए। इस साइकिल पूरी याद रखना है, चाहे केल्विन हो, C3 हो, चाहे C2 साइकिल हो, या आपको दोनों याद रखना। देखिए और चेक करके बताइए। C3 और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, नोट कर लो। C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस क्या है, या C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर 3 मार्कर क्वेश्चन हो, कम से कम 5 to 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। 6 पॉइंट आप मान के चलिए, तभी आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। सर वो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इतने लिखने होते हैं 6-7 पॉइंट? हाँ बेटा, देखो ना, उसको हम ऐसे काउंट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं 1 पॉइंट आधे नंबर का है, हाफ मार्क्स का, ये मैं काउंट करके चलता हूँ, मेरा मानना है ना। तो कम से कम 6 पॉइंट होंगे, हो गया 3 नंबर का। ओके। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, है ना, कम ना लिखना। तो आपको ये कैलकुलेट करके रखना है कि कितने मार्क्स के लिए हम कितना लिखेंगे, है ना। चेक करिए भाई, आयुषी, सूरत, अर्पित, तीनों लोग चेक करिए, तो बताइए। सर वो रीजनरेशन का वो वाला पॉइंट बता दो। देखो रीजनरेशन में क्या होता है कि तो अब यहाँ पे तो क्या, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब दोबारा से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या होता है, ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। 6 रिबुलोज, ये सॉरी 6 नहीं होगा, रिबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, रिबुलोज फॉस्फेट का, आई एम सॉरी, सर रिबुलोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन। वो क्या था, क्या, वो 6 राइबोलेशन वो क्या था? अरे वो यार एक्चुअली क्या है, जो मैंने कट कर रखे हैं ना, ये 6 दे रखा है, जैसे मैंने बताया ना 6 बार चलेगा, है ना। तो इसका 6 मल्टीपल में मॉलिक्यूल्स काउंट करके दे रखे थे, ये मैंने काट दिया, है ना। कंफ्यूज करता है एक्चुअली वो, ये था, तो वो मैंने इसलिए इसको उड़ा दिया। तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, देखो 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 बनेंगे, है कि नहीं। यस सर। और देखो यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 बार साइकिल चलेगी तो कितने बनेंगे, पीजीए 12 बनेंगे, 12, सर यस। है ना। तो ये ऐसे करके दिया हुआ, वो मैंने कट कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, G3P है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 3C/2, टोटल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 6 कार्बन के एटम है। अब 6 कार्बन के एटम में एक कार्बन का एटम जो होगा वो चला गया ग्लूकोज के बनने के लिए, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो G3P के है ना, G3P के जो मॉलिक्यूल है, इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक ग्लूकोज को दे दिया। अब कितने बचे, 5 6 में से एक चला गया, 5 बचे ना। तो 5 जो कार्बन एटम से होता है, इससे दोबारा से रिबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो RUBP दोबारा से बन जाता है। यहाँ पे RUBP था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के इसने RUBP कंज्यूम हो गया। अब दोबारा से RUBP बन गया, तो दोबारा से बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रीजनरेशन कहते हैं। तो अगेन RUBP ने क्या किया, RUBP ने क्या किया, कुल नहीं, कुछ नहीं किया। RUBP ने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से के मॉलिक्यूल को लिया, तो यहाँ पे एक कार्बन के एटम को लेकर के और यहाँ तक लेकर के आया और यहाँ पे ग्लूकोज के पास छोड़ दिया और अपना फिर से दोबारा वापस निकल गया। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। मतलब रिफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे RUBP, ठीक। तो ये C3 साइकिल। अब अगला क्या है, अगला है C4 पाथवे, देखते हैं। C4 पाथवे माना जाता है कि C4 प्लांट होते हैं ज्यादा इवॉल्व होते हैं। अब देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, देखो C3 साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे, इसके साथ एक समस्या है। प्रॉब्लम क्या है C3 साइकिल के पास,
मेन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, क्या प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है कि ये दोनों के साथ कॉम्पेटिबल है। किसके किसके साथ? इट इज कॉम्पेटिबल विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, तो दोनों के साथ इक्वली कॉम्पेटिबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो C3 साइकिल नॉर्मली ऐसे चलेगी, लेकिन एक्सीडेंटली अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया, तो ये जो RUBP होता है ये CO2 से नहीं कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, और अब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। ठीक है, तो RUBP दोनों के लिए, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो कहां होता है, वहां पे C3 साइकिल फेल होने लगेगी और जितना फूड बनाना चाहिए उतना नहीं बनाना पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नॉर्मल कंडीशन में 1 किलोग्राम फूड बनता होगा पर डे, तो या फिर पर मंथ, तो भाई साहब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन, तो 50 मतलब 500 ग्राम ही बनेगा, तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। यहां पर C3 प्लांट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ RUBP ना रिएक्ट कर पाए, है ना, उसके साथ रिएक्शन ना होने पाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म इवॉल्व की प्लांट ने, और इससे और सुपीरियर प्लांट आए। तो एवोल्यूशन के टर्म्स में C4 प्लांट आए, वो इससे ज्यादा सुपीरियर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने RUBP को उस जगह लोकेट कर दिया, उस जगह भेज दिया जहां ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है, तो वहां पर ये RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन वहां पे जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कहां करेगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो उन प्लांट की प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के बाद भी उन प्लांट के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं, तो यहां पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3C कंपाउंड बनता है, 3 कार्बन का, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। वहां पर जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा, इसीलिए उसको C4 साइकिल कहते हैं। ठीक भाई, अब देखो मैं आपको C4 साइकिल दिखाता हूं। देखिए यहां पर पहली बात तो आप ये समझिए कि क्रेंज एनाटॉमी क्या है ना, क्रेंज एनाटॉमी किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे पूछा ही जाएगा, मान के चलो। ये देखो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है, उसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है, ऊपर की तरफ मीजोफिल सेल पाई जाती है और नीचे की तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है, और दोनों ही मिल करके डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों को मिला करके C4 साइकिल चलती है। इस एनाटॉमी को हम लोग क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ पाई जाती है और उसके ऊपर मीजोफिल सेल की लेयर पाई जाती है। बंडल शीथ सेल जो होती हैं ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती हैं, बंडल शीथ सेल में कभी भी ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर सकती है, राइट, बाकी ये सबके लिए परमेबल होते हैं, राइट, इसको हम लोग क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर ये ऊपर वाली जो सेल है, देखते जाओ, ऊपर वाली सेल कौन सी है, ये ऊपर वाली तो मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है ना, और नीचे वाली कौन है, नीचे वाली है आपकी बंडल शीथ सेल से। ठीक है, तो आधी साइकिल ऊपर चलती है, आधी साइकिल नीचे चलती है। नीचे वाली में रूबिस्को मौजूद होता है, कहां पे, बंडल शीथ में। अब बंडल शीथ में तो ऑक्सीजन एंटर कर ही नहीं सकता, तो देखो, तो क्या कभी रूबिस्को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगा, बताओ, कर पाएगा कभी, नहीं कर पाएगा। तो जब रूबिस्को कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी क्या, नहीं गिरेगी, राइट, कभी नहीं गिरेगी, राइट। फिर ये साइकिल चलती कैसे, आप समझते हैं इस बात को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट-शैक साइकिल भी बोलते हैं, है ना। पहला जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। देखो हैच HSK पाथवे, हैच स्लैग एंड कोर्ट-शैक पाथवे, ठीक है। और मेज में, शुगर केन में, सोरगम, ये इसके एग्जांपल हो गए। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जब आप इसको लिख के आइएगा तो एग्जांपल लिख करके आइएगा। देखो मीजोफिल सेल में, अब वहां पर क्या था, मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला जो पिगमेंट था, जो कंपाउंड था, वो था रूबिस्को। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए कोई और बैठा हुआ है, वो कौन है, वो है PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। देखो PEP कार्बोक्सिलेज, तो कार्बन डाइऑक्साइड आई मीजोफिल सेल में, इसको PEP ने क्या किया, PEP ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, PEP ने एब्जॉर्ब किया मीजोफिल सेल में, PEP ने इसको एब्जॉर्ब करने के बाद आप क्या किया, ऑक्सिलो एसीटेट बनाया, OOA एक कंपाउंड बनाया, इसको हम ऑक्सिलो एसीटेट कहते हैं। ऑक्सिलो एसीटेट से क्या बना, मैलेट बना। अब मैलेट से क्या होता है, मैलेट एक कार्बन का, तो पहला कार्बन कंपाउंड 4C कंपाउंड है ऑक्सिलो एसीटेट, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। मैलेट क्या करता है, मैलेट प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से
दोनों ही सेल इंटर कनेक्टेड है। मैलेट मीसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में एंटर कर जाता है। मैलेट बंडल शीथ सेल में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है किसमें, पाइरुवेट में और CO2 में। अब CO2 को यहाँ पे रिबुस्को रिसीव करता है और फिर C3 साइकिल कहाँ चलती है, तो C4 प्लांट में C3 साइकिल भी चलती है। C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है, जबकि C3 प्लांट में C3 साइकिल मीसोफिल सेल में। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। अब देखो यहाँ पर फिर रुबिस्को ने वही C3 साइकिल चलती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर फिर से देखो पाइरुवेट रीजनरेट हो जाता है ना, तो पाइरुवेट फिर से वापस लौट जाता है मीसोफिल सेल में। पाइरुवेट फिर से किस में कन्वर्ट होता है, अब ये ATP से ADP बनता है, मतलब एनर्जी खर्च होती है, और PP जो कार्बोक्सिलेज, तो पाइरुवेट फिर से कन्वर्ट होता है PP में, है ना, PP, ठीक है, PP फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करती है और इस तरह से साइकिल चलती है। दिस इज कॉल्ड C4 पाथवे और C4 साइकिल। हैच एंड स्लैक पाथवे ये मैज और शुगर केन में चलने वाला पाथवे है। देखिए एक बार, चेक करिए और मुझे बताइए, इज देयर एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? चेक करिए अपनी आंसर। चेक किया? यस सर। सूरत, आयुषी, आयुषी आर यू देयर? रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। Yes, sir. तो ये रहा हमारा C4 साइकिल। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन, वही मैंने आपको बोला RUBP कार्बोक्सिलेज, इसके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि RUBP कार्बोक्सिलेज ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो क्या होता है, रिबोलोज बाइफॉस्फेट जो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कराता है ना,
और 3 मॉलिक्यूल बनाता है किसके, सॉरी 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसके, पीजीए के, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जब फोटो रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो आरयूबीपी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, है ना। अब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा पीजीए का। बनने कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। एक पीजीए का बनाएगा और एक मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी आधी हो गई कि नहीं होगी, बताओ, हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फो सॉरी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। समझ आया क्या चीज है, बोलिए भाई, बोलो। फोटो रेस्पिरेशन समझ आया कि नहीं आया, क्या चीज है एक्चुअली। बोलते हो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आखिर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का क्या होगा, क्या ये बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नहीं, बेकार तो नहीं होगा। दोबारा से ये इस प्रोसेस में एंटर करेगा और जरूर से जरूर इस प्रोसेस में फिर से वापस आ जाएगा और ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प, मतलब बेकार तो नहीं जाएगा। फिर नुकसान क्या हुआ, ये तो दोबारा से ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर रहा है, तो नुकसान तो होना नहीं चाहिए, नहीं, नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि दोबारा से जब इसकी एंट्री होगी, दोबारा से एंट्री करने के बीच में ये क्या करेगा, बहुत एनर्जी खर्च करेगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, राइट, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। तो कुल मिलाकर के नेट प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से गिर जाएगी। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसी में फोटो रेस्पिरेशन में एक साइकिल पढ़ते हैं, C2 साइकिल। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है, ये आखिर कैसे दोबारा से एंट्री कर पाता है इस C3 साइकिल में, ये बात चलते हैं। तो इट विल गो टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट विल गो टू C2 साइकिल। तो हमने C3 साइकिल पढ़ लिया, C4 साइकिल पढ़ लिया, अब C2 साइकिल से पढ़ते हैं। देखो C2 साइकिल, अब क्या हुआ, ये यहाँ पर रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ना, ये देखो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पहला कंपाउंड है 2C कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2C साइकिल बोलते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके चला जाता है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम में पहुंचकर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। अब ग्लाइसिन चला जाता है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है, CO2 रिलीज कर देता है, ठीक है, और सीरीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर CO2 रिलीज हो रही है, मतलब कार्बन के एटम का लॉस हो रहा है। तो यहां पर जब फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देती है। तो ऐसे प्लांट जिनमें CO2 ज्यादा रिलीज हो रही है, कार्बन का लॉस हो रहा है, उनमें तय है कि फोटो रेस्पिरेशन चल रहा है। तो हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन के कंपेरिजन में फोटो रेस्पिरेशन जिनमें चल रही होती है, वो ज्यादा CO2 रिलीज करने का काम करते हैं, तो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, सीरीन कन्वर्ट होता है किसमें, सीरीन चला जाता है कहां पे, अगेन पराक्सीसोम में वापस आता है। सीरीन कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट फिर से एटीपी से एटीपी लेकर के, देखो एनर्जी दोबारा खर्च हुई, और किसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है, तो नॉर्मल साइकिल चलने लगती है। लेकिन इस एंट्री के दौरान क्या चीज हुई, इस एंट्री के दौरान 2 चीजें हुई। एक तो एक कार्बन के एटम का लॉस हुआ, और दूसरा क्या हुआ, एटीपी का लॉस हुआ। तो यहां पर एनर्जी और कार्बन का लॉस होता है। ये इस तरह से प्रोडक्टिविटी को गिरा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इन C2 साइकिल इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट। तो C3, C4 और C2 तीनों साइकिल आपको याद रखनी पड़ेगी। सही तरीका सिर्फ एक ही है कि आप तीनों साइकिल बना लीजिए एक एक पेज में, और जहां पे आप बैठते हो, जिस आप अपने स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लीजिए। आप इसको 8-10 बार देखेंगे, आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक भाई, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होता है
इसको ब्लैकमैन ने खोजा हुआ था, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये डिफाइन करता है कि जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट पे मौजूद होता है वो रिएक्शन को क्या करता है, लिमिट कर देता है या रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो हमारे आपके बीच में कई सारे फैक्टर हैं जो हम दोनों की मतलब आपकी स्टडी को और मेरी टीचिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो हो गया इंटरनेट, ठीक है। दूसरा हो गया आपके डिवाइस की बैटरी, मेरे डिवाइस की बैटरी, मतलब बैटरी हो गई। तीसरा क्या हो गया? लाइट की अवेलेबिलिटी, पावर बैकअप। अब तीनों में से कोई भी एक फैक्टर जो सबसे कम होगा वही कंट्रोल करेगा। मेरे पास लैपटॉप की बैटरी भी है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, आपके पास भी डिवाइस में बैटरी है, ठीक है, हम दोनों के पास सब कुछ एनर्जी सब कुछ है, लेकिन क्या है कि इंटरनेट सिर्फ 30 मिनट चलने वाला है। तो अब हमारी आपकी क्लास को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंटरनेट। इंटरनेट तो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, अनलिमिटेड है हम सबके पास में, हमारे आप सबके पास में स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो पावर बैकअप है बैटरी का, लैपटॉप का या आपके फोन का जिससे आप पढ़ रहे हैं, टैब का, वो सिर्फ आधे घंटे चलने वाला है। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? अब हमारे लैपटॉप की, हमारी स्टडी में लैपटॉप की जो बैटरी है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस सबसे कम अमाउंट में मौजूद होता है वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल करता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई? लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, राइट, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। वाटर में भी लिमिटिंग फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड में भी लिमिटिंग फैक्टर, है ना? ठीक है। एक और चीज, फैक्टर कौन कौन से हैं जो जो अफेक्ट करते हैं? एक तो आप सामने देख रहे हैं, लाइट होती है। लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस में? तो पहले जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद जाकर के क्या होता है, स्टेबल हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, इसीलिए ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट का ग्राफ है ना, जो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लाइट का इम्पैक्ट और फोटोसिंथेसिस के रेट में। CO2 कंसंट्रेशन 0.3 से 0.5 तक, इसी के बीच में जब बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी, है ना। लेकिन C3 और C4 प्लांट के लिए CO2 का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो सैचुरेशन फैक्टर C4 के लिए ज्यादा है कि सॉरी कम है, 360 है, लेकिन C3 के लिए 450 है, राइट। तो ये सैचुरेशन फैक्टर हो गया। यही फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर ना, वाटर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है ना। टेम्परेचर बढ़ने से फोटोसिंथेसिस के रेट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। वाटर से भी फर्क पड़ता है, वाटर अगर कम अवेलेबल है तो लिमिट हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो ये सब फैक्टर थे। अब बताइए, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया, बताइए कहाँ पे कहीं पे कोई डाउट हो? देखो एक बार चेक करो जल्दी से, और अच्छे से चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो। डाउट हो तो पूछिए, और ऑल क्लियर हो जाए तो भी बताइए मुझे। Sir, no doubt. नो डाउट, ओके। देखो भैया,
अर्पित, आयुषी चेक करो भाई। यस सर। फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, क्रेंच एनाटॉमी, जेड स्कीम, है ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 2 मार्क्स में आएगा, फैक्टर पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में आएगा, जेड स्कीम आएगी 3 मार्क्स में आएगी, और C3 या C4 साइकिल ड्रॉ करने के लिए आए तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 4 मार्कर भी है क्या तुम्हारे में? क्या जी, 4 मार्कर का भी सीन है क्या? बोलो भाई। सर हाँ बोलो बेटा। सर C3 C4 साइकिल सर उसको एक्सप्लेन भी करना है, मतलब जब अब वो देखो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो कहते हैं कि सिर्फ ड्रॉ दी C3 और C4 साइकिल तो 3 मार्कर क्वेश्चन होगा। अगर वो बोलते हैं कि डिस्क्राइब दी C3 साइकिल्स एंड C4 प्लांट, C3 प्लांट और C4 प्लांट, तो फिर आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा। और लिखना क्या, जो साइकिल में बनाया यार उसी को लिखाना है, कुछ और थोड़ा ना, सेम चीज। ठीक है, क्लियर हो गया है ये चैप्टर? यस सर। अब देखो अगला स्टार्ट कर देते हैं, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन। तो देखो, तो रेस्पिरेशन क्या होती है, ये पार्ट, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी, एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है ना। तो देखो कुल मिलाकर के प्लांट में रेस्पिरेशन क्या है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या चीज है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो चीज है जो कि बर्न होती है, और जिसके बर्न होने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है ना। वो चीज बर्न होती है और उसके बर्न होने से हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर 3 चीजें बर्न हो सकती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है जो बर्न होती है, जिससे एनर्जी मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, तब नंबर आता है फैट का, फैट की बर्निंग। फैट एक बैड प्रोडक्ट है बर्न करने के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज तो बहुत होती है, लेकिन इसको बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी बहुत ज्यादा प्लांट या एनिमल को रिलीज करना पड़ता है, तब जाकर के इसमें इसकी बर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रोटीन की बर्निंग नॉर्मली नहीं होती है और कभी नहीं होती है। प्रोटीन की बर्निंग का जब नंबर आता है तब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। प्रोटीन क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, प्रोटीन कोई भी ऑक्सीडेशन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, चौथी जो चीज जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या रेस्पिरेशन हो सकता है वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड से भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। तो इनको हम सब लोग को क्या बोलते हैं, इनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है, वो कंपोनेंट है जो बर्न होते हैं, उनके बर्न होने से एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड, राइट, ये चीजें हो सकती है। देखिए अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। अब मैंने कहा कि नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ही सबस्ट्रेट होगा, तो रेस्पिरेशन में हम कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है 6U2 6H2O और 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है एक मॉलिक्यूल के बर्न होने से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दो तरह से हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के बर्निंग होती है और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी बॉडी में होता है तो तब होता है जब ऑक्सीजन की स्कैरिसिटी हो जाती है किसी मसल में। और नॉर्मली ये कब होता है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया में और ईस्ट में और फंजाई में, उनकी बॉडी में होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब ये जो मॉलिक्यूल होता है ये बर्न होता है। बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एथिल अल्कोहल। अब यहाँ वाटर नहीं बनता, ऊपर वाले में क्या वाटर बनना आता है, यहाँ वाटर नहीं बनना, यहाँ एथिल अल्कोहल बनता है और साथ में 59 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। नीचे वाले में क्या हो रहा है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये दो चीजें हो पा रही है। तो ऊपर वाले में एथिल अल्कोहल, नीचे वाले में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हमारी बॉडी की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की स्कैरिसिटी के लिए। अपन दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय पैर की मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए ब्लड उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, लंग्स फुली सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड भी फुली सप्लाई कर रहा है, फिर भी वो डिमांड मीट आउट नहीं हो रही है, तब क्या होगा, वहां पे एरोबिक तो चल ही रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। व्हाई देयर आर टू, ओके, देखो यहाँ पे दो रेस्पिरेशन, क्या व्हाई देयर आर टू anaerobic, Ayushi, are you asking about the anaerobic respiration, why there are two type of anaerobic respiration? No, sir, I was asking that why there are two Ayushis in this batch. Are there two Ayushis or there is something else? Two Ayushi, oh, two Ayushi, हाँ ऐसा क्या, वे Sir, I think they renamed me as Ayushi. I'm Roshni. you are Roshni. oh oh Yoshi okay, Actually, I had come with my brother's name, Aditya. So they fine made fine fine, I got you, yes yes, I remember, no issue। so ऐसे करके दो इश्यू हो गए हैं, ठीक है। so कहाँ पे थे हम यहाँ पर थे, हाँ रेस्पिरेशन देखो, लुक, अब देखो रेस्पिरेशन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एरोबिक और ये एनारोबिक एरोबिक सबको समझ में आ गया, रिस्पॉन्ड करते रहो भाई आप लोग, तो मुझे भी समझ में आता रहेगा कि आप समझ पा रहे हैं, है ना। अब देखो आरक्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भाई याद रखना, 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में, है ना। आरक्यू क्या होता है, आरक्यू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्सॉर्ब। मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर बर्न हो रहा है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बर्न होने पे कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और कितने अमाउंट में उसकी बर्निंग में ऑक्सीजन एब्सॉर्ब, राइट। इन दोनों के रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं, आरक्यू कहते हैं। अब आरक्यू जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का होता है वो 1 होता है ना। ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू मोर देन 1 होता है ना। फिर आते हैं फैट, फैट का आरक्यू 0.7 होता है और प्रोटीन का आरक्यू 0.9 होता है। जिनका आरक्यू हाई होता है दे आर दी बेटर ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट और जिनका आरक्यू कम होता है दे आर दी इंफीरियर ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट। तो इसी हिसाब से कुल मिलाकर के सबसे अच्छा सबस्ट्रेट कौन है, ऑर्गेनिक एसिड है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू ज्यादा हाई। ठीक है, क्लियर। तो जिसका आरक्यू हाई होगा मतलब वो कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, तो लो ऑक्सीजन अमाउंट में ही वो क्या कर लेते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर जाते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं कि दैट इज दी बेटर। सो आप सोचिए
कि अब हम ग्लूकोज अगर ले रहे हैं, हमारी बॉडी में बर्न हो रहा है, तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ रही है। अगर यहीं पे ऑर्गेनिक एसिड हमारी बॉडी में बर्न हो रहा होता ना, तो हमको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाती है हमारी, राइट। इसीलिए जिनका आरक्यू हाई होता है वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट होते हैं कंपैरेटिवली जिनका आरक्यू कम होता है, ठीक है। इस एंगल से भी अगर देखा जाए, सो ग्लूकोज इज द बेटर सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। आप देखो यहां पर मैं आपको समरी बता रहा हूं कि आखिर रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे काम होता है। तो रेस्पिरेशन क्या टोटल है, पूरी इस बात को मैंने यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में समझाया हुआ है, ध्यान से समझिए। अब देखो क्या है, ये कंप्लीटली जो पूरा ब्लॉक दिखाई दे रहा है सेल है, और सेल के अंदर जो रेड वाला मैंने बनाया है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो हमने खाना खाया, हमारे फूड हमने हमारे स्टमक में गया, हमारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड को ब्रेक किया गया, है ना, डाइजेशन की प्रोसेस। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, जब वो ब्रेक हो गया तो अपने मोनोमर्स में ब्रेक हो जाता है। मतलब अगर मैंने किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट खाया, वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने फैट खाया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर मैंने प्रोटीन खाया है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अलग अलग मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था उससे ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल के पास पहुंचा। अब क्या होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर गया। लेकिन अब इसकी बर्निंग कहां होनी है, बर्निंग तो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एंटर नहीं करने दे सकता। अब तो प्रॉब्लम आ गई, तो अब इसका मतलब कि इसको किसी और चीज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि देखो ग्लूकोज की एंट्री तो हमारी यहां प्रोहिबिटेड है, लेकिन पाइरुवेट हमारी बॉडी में आ सकता है, हमारे यहां पाइरुवेट आ सकता है। तो एक प्रोसेस चली साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। उस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज 6C कंपाउंड है, 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, और पाइरुवेट जो होता है वो 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, राइट। तो अभी क्या होता है, पाइरुवेट 3C कंपाउंड है। तो यहां पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनती है, मतलब एनर्जी जनरेट होती है। और साथ में क्या होता है, ये दो 3C कंपाउंड में मतलब पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर पहुंच जाता है। पाइरुवेट अंदर पहुंच गया तो पाइरुवेट के एंट्री, पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री तो मिल गई, लेकिन अब पाइरुवेट से कहा गया कि आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन आप बर्न नहीं कर सकते, आप क्रेब साइकिल में नहीं जा सकते। अब आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन आप क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बोला आप क्या होगा, तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में, उसको बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्रेब साइकिल में चलता है। जब क्रेब साइकिल में चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी साथ में रिलीज होती है, और एटीपी की सिंथेसिस होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज समरी ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। समझ आ गया कैसे होता है रेस्पिरेशन, क्यों होता है, ठीक है। आखिर ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है, कहां होती है, क्या काम है इसका, एसिटिल कोएंजाइम ए में क्यों कन्वर्ट होता है, क्लियर है, बोलिए भाई। बोलो भाई, बताओ। अर्पित, सूरत, दोनों आयुषी, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. राइट। तो अब आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपको जो अब टेस्ट आने वाला है उसमें मैं दोनों चीजें इंक्लूड करूंगा, है ना। मैं इंक्लूड करूंगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहीं से रिवीजन कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। रिवीजन हम लोग आगे करेंगे, राइट। और बाकी कोई डाउट हो तो आप निष्कर जी से एक बार कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट बेटा अब मैं टेस्ट पेपर आज के बाद बना के दे दूंगा, मतलब मानो कि मैं कल बना के टेस्ट दे दूंगा, है ना। तो फ्राइडे को आपको टेस्ट देना होगा, फ्राइडे, It's Friday. कमिंग फ्राइडे, है ना, ठीक है, राइट। तो फ्राइडे इज टेस्ट देना हो, ठीक है। मंडे इज रिवीजन देना हो, ठीक है। इसके बीच में अगर किसी का कोई एग्जाम है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई हेल्प चाहिए ना, तो आप निष्कर जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू दैट, है ना, ठीक भाई। Okay, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, है ना। मैं क्वेश्चंस वही क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकते हैं, है ना, जिनके आने के चांसेस हैं। आप बढ़िया से लिखिएगा,
इसका बेनिफिट क्या होगा कि 11th में भी आपको 12th की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये आपको इंश्योर कर दूंगा कि क्वेश्चन आपने सही लिखा, नहीं लिखा, कहाँ पे मिस्टेक है, आप इंप्रूव कर सकते हैं, रिकरेक्ट करेंगे। ये आपके 12th तक काम आएगा, ये आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी बढ़ाएगा। तो बढ़िया से लिखिएगा और वैसे लिखिएगा जैसे आप स्कूल में लिखते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि टेस्ट हो रहा है ये, इसलिए आप ऐसे लिख देना, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक Thank यू you, सर। sir. वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।